तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि अल जवारी की मौत को लेकर अफगानिस्तान से अमेरिका को लग सकता है बड़ा झटका। जवारी की मौत का बदला लेने के लिए तालिबान अमेरिका पर कर सकता है हमला, अमेरिका ने डर के कारण अलर्ट किया जारी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कृषि कानून के बाद विपक्ष के सामने हारी मोदी सरकार। कृषि कानून के बाद मोदी सरकार ने वापस लिया पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की गैर मुस्लिम यूट्यूबर ने मक्का पहुंचने का किया दावा, मुसलमानों ने जताया ऐतराज। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की सीएम योगी आदित्यनाथ ने हिंदुओं को दिया बड़ा झटका। सीएम योगी ने हिंदू युवा वाहिनी संगठन को किया खत्म। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि लुलु मॉल में हनुमान चालीसा पढ़ने वाली करनी सेना की नेता नेहा सिंह को पुलिस ने भेजा जेल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की 2 साल में 81 चीनी नागरिकों को दिया गया भारत छोड़ने का नोटिस, मोदी सरकार ने लोकसभा में दी जानकारी। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अफगानिस्तान से अमेरिका को लग सकता है बड़ा झटका। जवारी की मौत का बदला लेने के लिए अमेरिका पर हमला कर सकता है तालिबान। दोस्तों आपको बता दें कि आतंकवादी संगठन अल कायदा की चीफ अयमान अल जवारी के मारे जाने के बाद अमेरिका को बड़ा झटका अफगानिस्तान से लग सकता है और अफगानिस्तान इस मौत का बदला लेने के लिए अमेरिका पर कभी भी हमला कर सकता है। और इस मामले को लेकर अमेरिका ने अलर्ट भी जारी किया है, जिसके बाद अमेरिकियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका ने अपनी एडवाइजरी में अमेरिकियों से कहा है कि 31 जुलाई 2022 को अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक के जरिए अल कायदा की चीफ अयमान अल जवारी की हत्या कर दी थी। ऐसे में इस मौत का बदला लेने के लिए अल कायदा के आतंकी या फिर तालिबान अमेरिकी नागरिकों पर हमला कर सकता है। वे उन्हें निशाना बना सकता है, क्योंकि आतंकी हमले बिना किसी चेतावनी के अचानक होते हैं। इसलिए अमेरिकी नागरिकों को सावधान रहना है और अफगानिस्तान की यात्रा नहीं करनी है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की अल जवारी की हत्या करके अमेरिका बुरी तरह से अफगानिस्तान से डर गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कृषि कानून के बाद मोदी सरकार ने वापस लिया पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। जहां दोस्तों आपको बता दी बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की केंद्र की मोदी सरकार लगातार विधानसभा और लोकसभा में गलत बिल लाकर उन्हें 2-3 महीने के बाद वापस लेती है। दरअसल आपको बता दें कि बीते ही साल केंद्र की मोदी सरकार ने कृषि कानून को वापस लिया था। अब केंद्र की मोदी सरकार ने एक ऐसे ही बिल को वापस लिया है। दरअसल आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल जो मोदी सरकार लेकर आई थी उसको वापस ले लिया है। भाई आपको बता दें कि इस बिल का काफ़ी विरोध हुआ था। लोगों ने कहा था कि मोदी सरकार इस बिल को इसलिए ला रही क्योंकि देश के नेताओं और बड़े बड़े अधिकारियों की जासूसी की जा सके, इसलिए इसका विरोध हुआ था। लेकिन अब मोदी सरकार ने विरोध को देखते हुए इस बिल को वापस ले लिया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि केंद्र की मोदी सरकार ने 1 साल के भीतर लगभग 2 बिलों को वापस ले लिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गैर मुस्लिम यूट्यूबर ने किया मक्का पहुंचने का दावा, छिड़ गया नया विवाद। दोस्तों आपको बता दें कि एक गैर मुस्लिम तेलुगु यूट्यूबर ने दावा किया कि वो सऊदी अरब में इस्लाम के सबसे पवित्र स्थल मक्का घूमकर आया है। यूट्यूबर के इस दावे के बाद देश में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। नेटिजन्स के एक वर्ग ने सऊदी के नियमों का उल्लंघन करने के लिए उसके खिलाफ कार्रवाई करने का आह्वान किया है। यूट्यूबर ने हाल ही में एक लाइव चैट में दावा किया था कि उसने मक्का में प्रवेश किया। यहाँ तक उसने अपने मोबाइल पर एक तस्वीर भी दिखाई जिसमें वो सबसे पवित्र मस्जिद के पास खड़े होकर हाथ उठाकर दुआ मांगता दिख रहा है। दरअसल आपको बता दें कि मुसलमानों के अलावा मक्का मदीना में और किसी धर्म के लोग की एंट्री बैन है। इसके बावजूद भी लोग मक्का मदीना में पहुंच रहे हैं, क्योंकि इस समय सऊदी के किंग मोहम्मद सलमान है जो मक्का मदीना में भी फिल्म देखने के लिए थिएटर खुलवा रहे हैं और लगातार फिल्म नेताओं के आयोजन करा रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सीएम योगी ने हिंदू युवा वाहिनी संगठन को किया खत्म। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंदूवादी नेताओं को झटका देते हुए हिंदू युवा वाहिनी के संगठन को पूरी तरह से आज खत्म कर दिया है। उन्होंने इस संगठन की सभी इकाइयों को भंग कर दिया है। इसे भंग करने के बाद अब इस संगठन की कोई इकाई उत्तर प्रदेश या देश में नहीं रहेगी। हिंदुत्व राष्ट्रवाद की विचारधारा वाले इस संगठन ने सीएम योगी आदित्यनाथ को एक फायर ब्रांड नेता की पहचान देने में अहम भूमिका निभाई थी और इसे ही योगी ने खत्म कर दिया। दरअसल आपको बता दें कि इस संगठन में जब योगी आदित्यनाथ थे तो लगातार मुसलमानों के खिलाफ विवादित बयान देते थे, जिसके बाद ये सुर्खियों में आए और अब योगी आदित्यनाथ ने इसी संगठन को खत्म कर दिया। आपकी क्या राय दोस्तों, हिंदू युवा वाहिनी जो संगठन है वो खत्म होना चाहिए देश में या फिर नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी पर अशोभनीय टिप्पणी करने वाले दरोगा पर गिरिराज किया गया जबरन रिटायर। दोस्तों आपको बता दें कि कानपुर में ड्यूटी के दौरान एक दरोगा ने न सिर्फ नशे में धुत होकर थाने पहुंचा बल्कि
जबकि सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भी अशोभनीय टिप्पणी की थी। मामले में कार्रवाई करते हुए दरोगा को जबरन रिटायर योगी द्वारा कर दिया गया है। दरोगा कानपुर कोतवाली में तैनात था। इसके साथ ही वेतन और अन्य भत्तों के सेटलमेंट के लिए 3 माह का समय दिया गया है। दरोगा के खिलाफ अनुशासनहीनता के तहत ये कार्रवाई की गई है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने खिलाफ बोलने वाले दरोगा को ही सस्पेंड कर दिया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो लखनऊ के लुलु मॉल में हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने पर जेल गई नेहा सिंह। जब दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज पढ़ने और उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने को लेकर हुए विवाद के बाद पुलिस ने कई लोगों को पकड़कर जेल में डाल दिया। इस दौरान सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक प्रार्थनाओं का विरोध करने को लेकर काफी हंगामा भी हुआ था। अब इस मामले ने नया तूल पकड़ लिया है। दरअसल आपको बता दें कि लुलु मॉल में कथित रूप से नमाज के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद करनी सेना की नेता नेहा सिंह को पुलिस ने जेल भेज दिया और 7 दिन जेल काटने के बाद वो जेल से बाहर आई। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मेरे साथ आतंकियों जैसा बर्ताव पुलिस ने किया था और मुझे एक बंद काल कोठरी में जेल में बंद किया गया था, जो कि बिल्कुल गलत है। दरअसल आपको बता दें कि इससे पहले 5 लोगों को भी नमाज पढ़ने के मामले में जेल सरकार ने भेजा था। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ताइवान पर पाकिस्तान ने खुलकर लिया चीन का साथ। शहबाज सरकार ने अमेरिका पर लगाए बड़े बड़े आरोप। जब दोस्तों आपको बता दें कि अपने सदाबहार सहयोगी चीन को अपना समर्थन देते हुए पाकिस्तान ने कहा कि अमेरिका सदन की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी ताइवान यात्रा से क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए गंभीर प्रभाव डालेगी। चीन की कड़ी चेतावनी को दरकिनार करते हुए नैन्सी पेलोसी मंगलवार रात ताइवान पहुंची और पिछले 25 सालों में ताइवान की यात्रा करने वाली वह सर्वोच्च रैंकिंग वाली अमेरिकी अधिकारी हैं। पेलोसी के ताइवान पहुंचने के बाद चीन के विदेश मंत्रालय ने एक बड़ा बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि उनकी यात्रा एक चीनी सिद्धांत और श्री चाइना US ज्वाइंट कम्युनिकीज का गंभीर उल्लंघन है। वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान ने भी इस मामले को लेकर चीन का साथ दिया और पाकिस्तान ने अमेरिका का खुलकर इस मामले को लेकर विरोध किया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कुंडा तहसील में धरने पर बैठे राजा भैया के पिता प्रशासन से की मस्जिद नुमा गेट हटाने की मांग। जब दोस्तों आपको बता दें कि प्रतापगढ़ में राजा भैया के पिता उदय प्रताप सिंह अपने समर्थकों के साथ कुंडा तहसील परिसर में धरने पर बैठ गए हैं। ये धरना उन्होंने शेखपुर गांव में सड़क के आर पार मस्जिद नुमा गेट को प्रशासन द्वारा न हटाए जाने पर शुरू किया। इससे पहले 1 अगस्त को उन्होंने ट्वीट कर हिंदुओं से इस बात को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ट्वीट करने की अपील की थी। कुंडा इलाके का शेखपुर गाँव सालों से मुहर्रम के त्यौहार को लेकर सुर्खियों में रहता है। इस समय प्रशासन राजा भैया के पिता उदय प्रताप सिंह को नजरबंद करना चाहता है, क्योंकि आपको बता दें कि 31 तारीख से मुहर्रम शुरू हो रहे हैं और 9 अगस्त को मुहर्रम देश में मनाए जा सकते हैं। और इसी को लेकर जो है लगातार प्रशासन जो है सतर्कता बरत रहा है और लोगों को समझा रहा है, लेकिन राजा भैया के पिता किस तरह से विवाद खड़ा देश में करना चाहते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो 2 साल में 81 चीनी नागरिकों को दिया गया भारत छोड़ने का नोटिस। जब दोस्तों आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से नोएडा एवं आसपास के इलाकों में अवैध रूप से रह रहे चीनी नागरिकों के खिलाफ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने काफ़ी कार्रवाई की है। नोएडा में पुलिस ने कई चीनी नागरिकों को वीजा की अवधि पार हो जाने के बाद भारत से अवैध रूप से रहने के आरोप में पकड़ा है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि नियमों का उल्लंघन कर देश में रहे 81 चीनी नागरिकों को भारत छोड़ने का नोटिस दिया गया है। 81 चीनी नागरिकों को ये नोटिस 2019 से 2021 के दौरान दिया गया है, जिसका मतलब है कि इन्हें ये नोटिस नोएडा पुलिस की हालिया कार्रवाई से कई महीने पहले दिए गए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि अब चीन के नागरिकों को भी अवैध घोषित मोदी सरकार द्वारा देश में किया जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो चुनावी रेवड़ियों की घोषणा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित संस्थाओं से मांगा सुझाव। केंद्र ने कहा ये लगाएगा आर्थिक तबाही। जब दोस्तों आपको बता दें कि चुनावों के दौरान मुफ्त रेवड़ियों की घोषणा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि नीति आयोग, फाइनेंस कमीशन, भारत सरकार, विपक्षी दल, रिजर्व बैंक और सभी हितधारक मिलकर मुफ्त घोषणाओं के लाभ हानि पर विचार करके सुझाव दें, क्योंकि इन मुफ्त रेवड़ियों का अर्थव्यवस्था पर बहुत असर पड़ता है। केंद्र सरकार ने राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त की रेवड़ियों पर रोक की मांग वाली याचिका का सुप्रीम कोर्ट में समर्थन किया। केंद्र सरकार ने आगे कहा कि इस तरह की घोषणाओं से अर्थव्यवस्था पर बोझ पड़ता है, यह अर्थव्यवस्था के लिए विनाशकारी है। केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि लोक लुभावन घोषणाएं मतदाताओं को फैसला लेने की क्षमता को विकृत करती हैं। एक मतदाता को ये पता चलना चाहिए कि मुफ्त की घोषणा का उस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तुषार मेहता ने कहा कि इससे हम आर्थिक आपदा की ओर
बढ़ रहे हैं। तुषार मेहता ने सुझाव दिया कि भारत के चुनाव आयोग को इस मामले पर अपना दिमाग लगाना चाहिए और वे फिर से विचार कर सकते हैं और ऐसी चीज़ों पर रोक लगनी चाहिए। अगर ऐसी चीज़ों पर रोक नहीं लगी तो भारत को श्रीलंका बनने में ज़्यादा समय नहीं लेगा। वहीं आपको बता दें कि केजरीवाल ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। केजरीवाल ने कहा कि अगर जनता को फ्री रेवड़ियाँ बांटी जाए तो देश कभी भी आर्थिक संकट में नहीं आएगा। अगर नेता रेवड़ियाँ खाएंगे तो देश आर्थिक संकट में जरूर आएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। काले रंग का बब्बर शेर, उसके अंदर देखो तो घड़ी जैसा चलता है वो। जहां देखो, इंटरनेट में देखो बब्बर शेर, थोड़ा सा डर लगता है। अच्छी बात बोली।